नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। दिवाली आप लोगों की बहुत शानदार रही होगी। मित्रों, हम लोग जो है राजस्थान ज्योग्राफी के आप लोगों के लिए एक धमाका लेके आए हैं। 50 सवालों का रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिएगा बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिएगा, राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2022-23 में नवीन जिलों के गठन के लिए कौन सी समिति बनाई थी। नवीन डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सी समिति बनाई अशोक गहलोत साहब ने। मित्रों, मार्च 2022 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में नवीन डिस्ट्रिक्ट को नवीन डिस्ट्रिक्ट की संभावना को तलाशने हेतु एक समिति बनाई, जिस समिति का नाम क्या था, रामलुभाया समिति। इसी समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट आपकी, 19 नए डिस्ट्रिक्ट और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की कि राजस्थान में 19 नए डिस्ट्रिक्ट और 3 नए संभाग बनेंगे। उसके बाद में ये तो आपकी बजट घोषणा थी। उसके बाद में 4 अगस्त 2023 को राजस्थान के अंदर 19 नए जिले 3 नए संभाग का अनुमोदन हुआ कि राजस्थान के अंदर आपके जो है इतने डिस्ट्रिक्ट बनेंगे और इतने संभाग बनेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि इसका विधिवत रूप से उद्घाटन 7 अगस्त 2023 को करेंगे, जिसके तहत राजस्थान के अंदर फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी हो जाती है, 50 हो जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट 50 हो जाते हैं और संभागों की संख्या राजस्थान में कितनी हो जाती है आपकी, 10 हो जाती हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में नवीन जिलों के गठन के लिए एक समिति बनाई। समिति का नाम क्या है आपकी, रामलुभाया समिति। कौन सी समिति बनी आपकी, रामलुभाया समिति का गठन किया था। कौन सी समिति आपकी, रामलुभाया समिति का गठन किया, रामलुभाया समिति का गठन किया था। तो कौन सी समिति आपकी, रामलुभाया समिति। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, रामलुभाया समिति। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक तरफ राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ अक्षांशीय देशांतरीय लोकेशन दे रखी है। मित्रों, राजस्थान के देखो अक्षांशीय और देशांतरीय लोकेशन की अपन बात करेंगे तो राजस्थान की अक्षांशीय लोकेशन जो मित्रों शुरू होती है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ से लगाकर राजस्थान खत्म होता है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। ये राजस्थान के अंदर यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट है मित्रों, जिसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपकी, बांसवाड़ा। और इधर आपकी डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर। मैं डिस्ट्रिक्ट लिख रहा हूँ, गांव नहीं लिख रहा हूँ। गंगानगर का कौड़ा गांव है, बांसवाड़ा का बोरकुंडा है। तो ये आपके राजस्थान की अक्षांश, क्योंकि यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं उस हिसाब से। और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है जैसलमेर, यहाँ से आपकी इधर आपके जैसे माना कि कौन सा है, जैसलमेर। और इधर आपके कौन सा है, धौलपुर, सिलान गांव धौलपुर, कटरा गांव इधर जैसलमेर। ये राजस्थान की देशांतरीय लोकेशन शुरू होती है। इसकी लोकेशन है मित्रों आपकी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर सबसे पहला गांव बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से कौन सा, 23 डिग्री और 3 मिनट। बांसवाड़ा में कौन सा आपकी 23 डिग्री 3 मिनट। ये रहा आपकी उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे आएगा 3। जैसलमेर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ आएगा 2। धौलपुर आएगा आपकी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यहाँ आ जाएगा 4। गंगानगर आ जाएगा आपकी, ये रहा गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट, 1 हो गया। यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 सेकंड में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपकी इसमें क्या होगा, राइट होगा। सही जवाब कौन सा होगी आपकी, बी हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन डिस्ट्रिक्ट की सीमा रेखा गुजरात से लगती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, राजस्थान की जितना भी बॉर्डर लगता है स्थलीय सीमा मित्रों जो है पाकिस्तान से लगती है। और पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है 1070 किलोमीटर। और दूसरी आपकी स्थलीय सीमा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है और अंतर्राज्यीय सीमा
एक तो ये तो हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और दूसरी कौन सी है आपकी अंतर्राज्यीय बॉर्डर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है आपकी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से कितनी है 1070, 1070 किलोमीटर सीमा लगती है। इधर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे तो मित्रों पंजाब से, पंजाब के बाद कौन सा हरियाणा, हरियाणा के बाद कौन सा आएगा यूपी, यूपी के बाद कौन सा एमपी, और एमपी के बाद कौन सा है गुजरात। इन 5 की सीमा लगती है। पंजाब की सीमा लगेगी और कितनी लगेगी आपकी 89 किलोमीटर, हरियाणा का बॉर्डर लगेगा 1262, यूपी का 877 877 किलोमीटर, एमपी का जो बॉर्डर लगेगा 1600 किलोमीटर, गुजरात का लगेगा 1022। क्लियर सबके। गुजरात से जो बॉर्डर लगता है राजस्थान का मित्रों, राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। गुजरात से जो बॉर्डर लगेगा है ना 1022 किलोमीटर। कितने डिस्ट्रिक्ट लगेंगे राजस्थान की 6 डिस्ट्रिक्ट, बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट लगेंगे। तो मित्रों ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा की सीमा लगती है, लेकिन ध्यान रखना जालोर की सीमा अब नहीं लगती है, जालोर की जगह सांचौर की लगती है। जालोर जो है अंतर्वर्ती डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में चला गया। उसके बाद में कौन सा आपकी बालोतरा, बालोतरा की सीमा भी आपकी जो है गुजरात से नहीं लगती है, बालोतरा भी अंतर्वर्ती डिस्ट्रिक्ट है। हाँ सांचौर का बॉर्डर जो है आपके लगेगा। तो बांसवाड़ा और सांचौर 1 और 4 मित्रों, 1 और 4 किसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपकी डी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपकी डी। तो 1 और कौन सा होगी आपकी 4। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री के द्वारा समाप्त किया गया। राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था, मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करवाने वाले व्यक्ति जिनका नाम है आपके हीरालाल शास्त्री। कौन थे आपके हीरालाल शास्त्री की सरकार 1949 के अंदर राजस्थान में जो है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। 1962 के अंदर इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया मित्रों ध्यान रखिएगा, शुरुआत के अंदर हीरालाल शास्त्री ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की। इस समय राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे। कितने संभाग थे आपके 5 संभाग थे। 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में 1987 जनवरी 1987 को राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका नाम है हरिदेव जोशी, क्या नाम था आपकी हरिदेव जोशी, इन्होंने राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की थी। संभागीय व्यवस्था की क्या की आपकी पुनः शुरुआत की। तो सवाल में क्या पूछा, संभागीय व्यवस्था की व्यवस्था को किस मुख्यमंत्री द्वारा समाप्त कर दिया गया। समाप्त किसने किया था आपके मोहनलाल सुखाड़िया ने किया। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपकी बी। कौन सा राइट हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट होगा। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था। हरदेव जोशी ने 1987 के अंदर राजस्थान के अंदर आपकी जो है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की और राजस्थान का 6ठा संभाग इस दरमियान आपकी जो है अजमेर को बनाया था। उसके बाद में वसुंधराजे सिंधिया ने राजस्थान के अंदर 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया जिसका नाम क्या था भरतपुर था, है ना। भरतपुर संभाग बना। 7वां संभाग राजस्थान में कौन सा बनता आपकी भरतपुर। 4 जून 2005 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बना। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था की नेक्स्ट आपके जो अशोक गहलोत साहब, डेट है आपके 7 अगस्त 2023। राजस्थान के अंदर 8वां संभाग, ये तो 7वां हो गया, 8वां संभाग आपकी बना था बांसवाड़ा, 9वां संभाग आपकी पाली और 10वां संभाग आपकी कौन सा बन गया सीकर। और इसी के साथ राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की समाप्त किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर और वापस शुरू किया था किसने आपने हरिदेव जोशी ने जनवरी 1987 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के बारे में असत्य है। इसमें से असत्य कथन को छांटना है। कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, बिल्कुल सही है। अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध। यानी कि यहाँ से जब अपन राजस्थान या आपके जैसे पृथ्वी यहाँ बीचों बीच में लाइन है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश।
कौन सी है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यहाँ से रेखा कौन सी गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। राजस्थान की लोकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, यानी कि इधर वाला कौन सा गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा आपके दक्षिणी गोलार्ध। तो राजस्थान और यहाँ से कौन सी है आपके 23.5 डिग्री साउथ, यानी यहाँ राजस्थान है, इधर से ये उत्तरी गोलार्ध है और इधर कौन सा आपके दक्षिणी गोलार्ध है। तो राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और यहीं पर आपके पूछा होता राजस्थान जो है आपके देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के अंदर राजस्थान स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है आपके 826 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आप देखोगे तो मित्रों 826, गंगानगर से बांसवाड़ा तक और धौलपुर से जैसलमेर तक कितनी 869, 869 किलोमीटर। ये लाइन भी बिल्कुल आपके सही है। ये कुल 7 डिग्री 9 मिनट देशांतरों के मध्य स्थित है। नहीं है मित्रों, ये गलत हो गया, अक्षांशों के मध्य स्थित है। किसके मध्य आपकी अक्षांशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा आपके सी होगा। यह अक्षांशों के मध्य स्थित है, यहाँ देशांतर नहीं होना चाहिए था। यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय जो लोकेशन है ना वो है 30 डिग्री 12 मिनट, इसमें से लेस करना है 23 डिग्री और 3 मिनट, है ना। तो इसमें से करेंगे तब कितना आएगा 60 डिग्री 9 मिनट। तो राजस्थान कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य 60 डिग्री 9 मिनट है। और देशांतर यदि पूछा होता तो 78 डिग्री 17 मिनट में से लेस करना होता है 69 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि राजस्थान की देशांतरीय लोकेशन शुरू होती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। अब 17 में से 30 लेस नहीं हो रहा है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इसको जैसे उधार देंगे इधर कितना बचेगा 77 डिग्री 77 मिनट हो जाएंगे। तो 1 डिग्री बराबर 60 होता है, 60 और 17 77 हो गए। अब इसमें से लेस क्या करना 69 डिग्री और 30 मिनट, 77 में से 30 गए 47, इधर कितना बचेगा 8। तो राजस्थान कितने डिग्री, राजस्थान कितने डिग्री देशांतरों के मध्य है, तो 8 डिग्री 47 मिनट होता। आपको असत्य कथन छांटना था और असत्य कौन सा हो गया सी हो गया। राजस्थान का 32वां जिला करौली 19 जुलाई 1997, बिल्कुल सही है मित्रों। राजस्थान का करौली जो डिस्ट्रिक्ट बना, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय। 32वां डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में कौन सा बना था, करौली बना था। और 31वां डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ बना था, 12 जुलाई 1994 ईस्वी को हनुमानगढ़ बना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया सी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृतिक जिला या डिस्ट्रिक्ट सुमेलित नहीं है। आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सुमेलित नहीं है ये देखना, इसमें से अर्थात असुमेलित कौन सा है ये छांटना है। तो सबसे पहला ऑप्शन में दिख रहा है आपके आबू का पठार। आबू पठार कहाँ है आपके, मित्रों आबू जो पठार है आपके सिरोही के अंदर, आपके 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है आपकी 1200 मीटर आपकी ऊंचाई है इसकी। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन जो अपन को दिख रहा है वो है मित्रों आपके ऊपर माल का पठार। और ऊपर माल का पठार कहाँ है आपके भीलवाड़ा के अंदर। वैसे मित्रों ध्यान रखिएगा ऊपर माल का जो पठार है बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ के बीच में। भैंसरोडगढ़ कहाँ है आपकी चित्तौड़ के अंदर। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का जो भूभाग है इसको क्या बोलते हैं आपके ऊपर माल का पठार। तो ऊपर माल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का भूभाग। उसके बाद में बिल्कुल सही है आबू पठार भी सही है सिरोही के अंदर, ये भी सही हो गया। मेवड़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर नहीं है, ऑप्शन गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी असुमेलित छांटना था और असुमेलित कौन सा है मित्रों आपकी ऑप्शन नंबर सी आपकी असुमेलित है। मित्रों इसके अंदर आप देखोगे असुमेलित छांटना है। मेवड़ क्षेत्र की बात करें राजस्थान के अंदर कौन सा क्षेत्र आपके मेवड़ क्षेत्र है मित्रों आपके राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं मेवड़ बोलते हैं। और डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं वागड़ क्षेत्र। मानदेसरा का पठार बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ पर आपके सही राइट इसका कौन सा हो गया सी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू आपके सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है। मित्रों पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात कर रहा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का संबंध किससे है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के भूभाग का 23% है और जनसंख्या
क्षेत्रफल की बात करोगे तो कितना है आपकी 23% है, और जनसंख्या की बात करोगे, जनसंख्या की बात करोगे तो कितनी है आपकी 39% है। अर्थात अपन बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व, है ना, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक भाग पूछे तो कौन सा आपके पूर्वी मैदानी भाग। मित्रों पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण गंगा यमुना के मैदानी भागों से, किसके मैदानी भागों से, गंगा यमुना के मैदानी भागों से प्लीस्टोसिन युग में, कौन से युग में आपके प्लीस्टोसिन युग के अंदर पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण है। तो यहाँ पर सिंधु नदी ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल गंगा ऑप्शन होगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी होगा, उत्खनन का मैदान है, लेकिन उत्खनन का मैदान तो है, लेकिन उत्खनन मैदान जो है चंबल नदी के क्षेत्र को बोलते हैं, या पूरी मैदानी प्रदेश पूछा है, तो ऑप्शन इसका जो राइट होगा वो कौन सा होगा, बी। कौन सा राइट होगा आपकी, बी आपकी इसमें राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इनकी सवाल पूछा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पवन की दिशा के लंबवत या समकोण पर पवन के मार्ग में अवरोध आने से निर्मित बालू का स्तूप आपके जो कौन सा है, आपके अनुप्रस्थ है। देखो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है, जहाँ पर भी समकोण वर्ड मिल जाए, जहाँ पर भी क्या मिल जाए, आपके समकोण मिल जाए, या फिर आपके जो है पवन की दिशा के लंबवत बात करें, लंबवत की बात करें तो कौन सा बालू का स्तूप बनेगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनेगा। मित्रों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है हवा की दिशा के मतलब आपने जो है बिल्कुल समकोण एंगल में बनेगा, 90 डिग्री के एंगल में दिखेगा, वो कौन सा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। लंबे समय तक पवन का एक ही दिशा में चलने से निर्मित यदि बालू का स्तूप है तो कौन सा आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। इसमें हवा की गति मंद होती है। ज़्यादातर ये बालू का स्तूप उत्तरी राजस्थान के अंदर, ये बालू का स्तूप कहाँ मिलेगा आपको, उत्तरी राजस्थान, पोंगल के चारों तरफ, बीकानेर के अंदर पोंगल के चारों तरफ मिलेगा। उसके बाद में ये बालू का स्तूप आपके जो है पोंगल के चारों तरफ सूरतगढ़, रावतसर, चूरू, झुंझुनू में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित खारे पानी की झीलें को तैतीस सागर का अवशेष बिल्कुल माना जाता है। राजस्थान के अंदर एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बेलेंफोर्ड। कौन है आपके, बेलेंफोर्ड ने कहा राजस्थान में जितनी भी खारे पानी की झीलें वो किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। और साथ ही साथ के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि राजस्थान के अंदर माइकासिस्ट नामक चट्टान है। माइकासिस्ट चट्टान केसिक्त विधि के द्वारा लवणीय तत्व धरातल के ऊपरी क्षेत्रों पर आकर वहाँ खारे पानी की झीलें बनी हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके सही होते हैं, बेलेंफोर्ड के अनुसार भी सही, बेलेंफोर्ड के अनुसार तैतीस सागर का माने तो भी ठीक है, माइकासिस्ट ऑप्शन में मिले तो भी ठीक रहता है। शेखावटी प्रदेश में अंतः अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। मित्रों बिल्कुल नहीं पाया जाता है। आपकी जो अंतः अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र जो है मित्रों, ये आपके राजस्थान के अंदर पाया तो जाता है, लेकिन राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में, ये कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र, अर्थात राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है वहाँ पर आपके जो है अंतः अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है। इसका मीनिंग ये होता है ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियों का उद्गम स्थल बार बार बदलता है, वो कौन सा आपके अंतः अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है। थार के मरुस्थल में चट्टानी या पथरीला मरुस्थल को हमाद कहा जाता है। बिल्कुल सही मित्रों, ध्यान रखिएगा आपकी जो मरुस्थली शब्दावली के अंदर एक तो वर्ड आता है हमाद, एक तो कौन सा आता है हमाद, दूसरा कौन सा आता है इर्ग, और तीसरा कौन सा आता है रेग। हमाद जो आपकी पथरीला मरुस्थल है, बिल्कुल पथरीला या फिर आपके जो है चट्टानी जो मरुस्थल है, पथरीला या चट्टानी मरुस्थल हमाद है। जो आपके रेतीला मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल उसको रेग बोलते हैं। और आपके जो है मिश्रित जो मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित जो मरुस्थल उसको क्या बोलते हैं, रेग बोलते हैं। यहाँ पर थार के मरुस्थल में चट्टानी या पथरीला जो मरुस्थल है उसको हमाद कहा जाता है। बिल्कुल आपके सही है, ये भी आपके करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ गलत कथन को छांटना था और गलत कथन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। राजस्थान में 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के अंदर 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है, कहाँ है मित्रों, आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह,
56 गांवों का समूह जो समतल क्षेत्र है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों का समूह जो बिल्कुल समतल क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं आपके 56 का मैदान के नाम से पुकारते हैं। तो ये आपके 56 का मैदान है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, राजस्थान के अंदर 56 के नाम से 3 चीजें हैं। 56 का मैदान, 56 की पहाड़ियाँ, और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बालोतरा के सिवाना क्षेत्र में स्थित 11 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ी श्रृंखला, उसको बोलते हैं 56 की पहाड़ियाँ। और एक पड़ा था राजस्थान में छपनिया अकाल। कौन सा अकाल पड़ा था राजस्थान के अंदर? राजस्थान में अकाल पड़ा था छपनिया अकाल। बड़ा खतरनाक राजस्थान में पड़ा था त्रिकाल, जिसका नाम था छपनिया अकाल। विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत कौन सा था आपकी? 1956। और ईस्वी सन था आपके 1899। विक्रम संवत 1956, ईस्वी सन 1899, जिस समय राजस्थान में भयंकर पड़ा था त्रिकाल। नाम क्या था इसका? छपनिया अकाल। गरगर बकरी, गरगर ऊंट और छपनियों फिरगो चारों खोट। एक गांव, एक घर, एक ढाणी, एक मोहल्ला इस अकाल के प्रभाव से नहीं बचा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसमें मित्रों? बी राइट होगा। कौन सा हो जाएगा आपके? बी। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। अरावली के यहाँ दर्रे पूछे हैं, कौन कौन से आपके अरावली के दर्रे हैं? बड़दर्रा और शिवपुर दर्रा। बड़दर्रा और शिवपुर दर्रा ये मित्रों आपको मध्य अरावली के अंदर मिलेंगे। बड़दर्रा और शिवपुर दर्रा ये कहाँ मिलेंगे आपको? मध्य अरावली। तो मध्य अरावली के अंदर दर्रा मिलेगा जिसका नाम है बर और शिवपुर। बड़दर्रा ब्यावर को बर से जोड़ता, मैं लिख देता हूँ इधर। बड़दर्रा किसको जोड़ेगा? आपके बर टू ब्यावर। बर को ब्यावर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? आपकी बर दर्रा है। और दूसरा कौन सा है? शिवपुर घाट। शिवपुर घाट बोलते हैं इसको। ये ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ेगा? आपकी ब्यावर को विजयनगर। तो ब्यावर को विजयनगर से जोड़ने वाला दर्रा पूछे तो कौन सा? शिवपुर घाट। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो रहा है। अरावली के दर्रे कौन से हैं? और ये दोनों ही आपकी मध्य अरावली के दर्रे हैं। कौन सी अरावली के? मध्य अरावली के। यहाँ पर ऑप्शन यदि थोड़ा सा अपन चेक करें तो ऑप्शन में आप देख पाओगे देबारी दर्रा दक्षिणी अरावली के अंदर है, लेकिन बूंदी दर्रा जो है ना, ये बूंदी की पहाड़ियों के अंदर आपकी बूंदी को टोंक को कोटा से जोड़ता है। जैतवास दर्रा और रामगढ़ खटगढ़ दर्रा दोनों ही दर्रे आपको बूंदी की पहाड़ियों में मिलेंगे। आडावाड़ा जो पर्वत है, बूंदी की पहाड़ियाँ, बूंदी की जो पहाड़ियाँ यहाँ पर आपके जो है कौन से दर्रे मिलेंगे? जैतवास और अपने सो रामगढ़ खटगढ़ दर्रा। लाखेरी दर्रा ये आपकी हाड़ौती के अंदर, बूंदी की पहाड़ियों के अंदर हाड़ौती के अंदर मिलेगा आपको। और सुरा घाट जो है ये मध्य अरावली का दर्रा है। कौन सी अरावली है मित्रों? आपकी मध्य अरावली का आपकी दर्रा है जिसका नाम क्या? सुरा घाट है। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर जो है आपकी इसमें जो राइट हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए। क्लियर सबकी? और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के धरातलीय स्वरूप पर विचार कीजिए। करो विचार भाई, धरातलीय स्वरूपों पर आपको विचार करना है और अच्छे ढंग से विचार करना है। चंबल बेसिन मुख्यतः उत्खनन आकृति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। चंबल बेसिन में मुख्यतः उत्खनन आकृति पाई जाती है, बिल्कुल है ना। चंबल नदी का जो उबड़ खाबड़ चलना उसको उत्खनन आकृति। बीहड़ क्षेत्र जिसको बोलते हैं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इस खोटा, गलत हो जाएगा। दक्षिण पूर्व नहीं है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली का विस्तार ऐसे है ना। तो ये हो जाएगा दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये पूर्व है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता तो सही होता। तीसरा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? आपकी राज्य के अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार गगर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लोनी बेसिन, बिल्कुल सही है। राजस्थान के मरुस्थल को 2 भागों में बांट रखा है। राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश, इसके 2 पार्ट है। सबसे पहला कौन सा? आपके शुष्क, और दूसरा कौन सा? आपकी अर्ध शुष्क। शुष्क और अर्ध शुष्क।
पहला तो आपके शुष्क है, दूसरा कौन सा आपके अर्ध शुष्क है। शुष्क जो मरुस्थल है इसके कितने पार्ट हैं आपके, 2 पार्ट हैं, और अर्ध शुष्क मरुस्थल इसके 4 पार्ट हैं। शुष्क मरुस्थल के 2 पार्ट हैं, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अर्ध शुष्क मरुस्थल के 4 पार्ट हैं, गगर बेसिन, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और गोंडवान क्षेत्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल सही है। उसके बाद बीकानेर नागौर के मध्य कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी है, नहीं है। बीकानेर नागौर के बीच में जिप्सम जमाव पेटी है जिसको हार्डपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपकी, हार्डपन। कुबड़ पट्टी आपके लूणी नदी के आसपास अजमेर नागौर के बीच का क्षेत्र, अजमेर और नागौर। कुबड़ पट्टी कहाँ है आपकी, ये कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर के बीच में है, जायल पुष्कर के बीच का क्षेत्र है। अजमेर नागौर के बीच में भूगर्भीय जल पट्टी है, जहाँ पर आपकी फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, उसकी वजह से आपके जो है लोग फ्लोराइड युक्त जल पीने की वजह से कुब्बे हो जाते हैं, इसलिए कुबड़ पट्टी, बाकी पट्टी, हौच-पौच बेल्ट आदि नामों से पुकारते हैं। और इसकी वजह से एक आपकी जो है बीमारी होती थी जिसका नाम था फ्लोरोसिस, अर्थात फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी के नाम से भी इसको पुकारते हैं। तो इसमें से सही आपकी कौन सा होगी, ये भी गलत हो रहा है, ये तो हार्डपन है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 किस में दिख रहा है, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से सही उत्तर का आपको चयन करना है। बीकानेर नागौर के मध्य कुबड़ पट्टी फ्लोरोसिस पट्टी है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर इसमें जो राइट हो रहा है 1 और 3 हो रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो रहा होगा आपकी, 1 और 3 इसमें राइट हो रहा है। इसमें मुझे मिसप्रिंट लग रहा है हल्का सा, इसमें हल्का सा मिसप्रिंट है ना, हल्का सा इसमें मिसप्रिंट है। बीकानेर नागौर के मध्य कुबड़ पट्टी नहीं है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पर जो राइट होगा ना मित्रों, ऑप्शन नंबर मैं यहाँ सेट कर देता हूँ आपकी, एक सही है। एक और 3, 1 3 सही है। क्लियर सबके, एक बार मैं भी इसको वापस चेक कर लेता हूँ। 1 और 3 आपके इसमें सही है। देखते हैं वापस। चंबल बेसिन मुख्यतः उत्क्लान स्थलाकृति फैली है, सही है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है, नहीं है। फिर ऑप्शन में आपके राज्य में अर्ध शुष्क प्रदेश का विस्तार गगर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूणी बेसिन, सही है। बीकानेर नागौर के मध्य कुबड़ पट्टी अजमेर नागौर के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, लेकिन 1 और 3 इसमें सही होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू डी। थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का दक्षिण पूर्व क्षेत्र किसमें आता है। मित्रों थानवेट ने राजस्थान की जलवायु, ये थानवेट जो है ना मित्रों ध्यान रखिएगा, अमेरिका का निवासी था। थानवेट ने अपना सबसे पहला जलवायु जो वर्गीकरण दिया था मित्रों, वो आपके 1931 से 33 के बीच में दिया था। कब दिया था आपकी, 1931 से 33 के बीच में दिया था थानवेट ने। थानवेट ने अपना लास्ट जलवायु वर्गीकरण 1948 और 1955 में दिया था। लास्ट वर्गीकरण 1948 से 55। इसने जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति, वर्षा, तापमान को ध्यान में रखते हुए साथ साथ में किसको ध्यान में रखा, आपके वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा। वनस्पति, वर्षा, तापमान को ध्यान में रखते हुए वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा। देखो उसके बाद में इसके अंदर जो है ना, इन्होंने 4 भागों में बांटा राजस्थान की जलवायु को। EA-D जलवायु प्रदेश, अर्थात ये बिल्कुल राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा आपकी, पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद DB-W जलवायु प्रदेश, ये आपके उत्तरी राजस्थान के अंदर है। DA- मध्यवर्ती और पूर्वी राजस्थान, मध्यवर्ती एंड पूर्वी
राजस्थान। CA-W जलवायु प्रदेश, ये राजस्थान के कौन से भाग में? दक्षिण एंड दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो कॉपे थानवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? आपके 4 भागों में। और यहाँ पर सवाल के अंदर पूछा है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा? दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा हो जाएगा? CA-W जलवायु प्रदेश। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा मित्रों? आपकी सी। कौन सा होगा? आपकी सी। अब डिटेल से पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन व्याख्या मैंने इसकी बता दी, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कौन कौन से तत्व, कौन कौन से कारक जो राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं? आपकी प्रभावित करते हैं। मित्रों, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले टोटल जो कारक हैं वो हैं आपके 7 कारक। कितने कारक हैं? आपकी 7 कारक। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली की स्थिति, धरातलीय स्थिति, मिट्टी की संरचना, वनस्पतिक तत्व, ये 7 कारक हैं जो आप अपने जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इसके अंदर अक्षांशीय स्थिति ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल अक्षांशीय स्थिति करेगा। पर्वतीय दिशा बिल्कुल करेगा। पर्वतीय दिशा जो राजस्थान में अरावली है, अरावली की स्थिति जो है जलवायु को प्रभावित करती है। मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी की संरचना है, वनस्पतिक तत्व है। 1 2 3 4 चारों ही आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपकी डी। कौन सा राइट होगा? आपकी डी इसमें करेक्ट होगा। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले टोटल 7 कारक, 7 में से ऑप्शन के अंदर मुझे दिख रहे हैं जो चारों ही आपके जो है क्या होंगे? सही होंगे। उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल है मित्रों आपका, राजस्थान में वर्षा की अनियमितता सर्वाधिक किस जिले में होती है? राजस्थान में बारिश की अनियमितता, सबसे ज़्यादा अनियमितता जो देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर वो आपकी कहाँ है? आपके जैसलमेर के अंदर। सर्वाधिक अनियमितता जो है राजस्थान के अंदर जैसलमेर के अंदर है। मित्रों, राजस्थान के अंदर औसत वर्षा की आप बात करोगे, राजस्थान में औसत वर्षा, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? आपकी 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान में क्या होती है? एवरेज बारिश होती है। 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान में औसत बारिश होती है। अब देखो, राजस्थान में औसत बारिश 57.5 सेंटीमीटर होती है। अब इसके अंदर आप देखोगे वर्षा की अनियमितता सर्वाधिक किस जिले में पाई जाती है? अब देखो, यहाँ पर आपने राजस्थान में सर्वाधिक बारिश, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश, और कहाँ है राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश? आपकी झालावाड़, और झालावाड़ के बाद कहाँ होती है? बांसवाड़ा के अंदर। और सर्वाधिक बारिश वाला स्थान पूछें, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान पूछें तो कौन सा? आपके माउंट आबू है। कौन सा? आपके माउंट आबू है। और राजस्थान न्यूनतम बारिश की बात करें तो कौन सा? आपके जैसलमेर है। जैसलमेर में भी स्थान पूछे तो कौन सा? सम है। लेकिन बारिश की सबसे ज़्यादा अनियमितता कभी होना न कभी ज़्यादा होना, इस तरीके का जो फॉर्मेट है वो राजस्थान में कहाँ मिलेगा? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सवाल दे रखा है एक तरफ जलवायु वर्गीकरण। मित्रों, सामान्य जो वर्गीकरण है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंदर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांट रखा है। 5 भागों में देखोगे, सबसे पहले कौन सा? शुष्क, दूसरा कौन सा? आपकी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क के बाद में तीसरा कौन सा है? उप-आर्द्र, चौथा कौन सा? आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस तरीके से होगा शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश शुष्क जलवायु प्रदेश में, 20 से 40 अर्धशुष्क के अंदर, 40 से 60 उपाद्र जलवायु प्रदेश में, 60 से 80 आर्द्र के अंदर, और 80 सेंटीमीटर से अधिक किसमें होगी? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। यहाँ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट में यदि अपन सेट करें अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर कौन सा जाएगा? झुंझुनू। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपकी सी। मतलब पहला 3। उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र में कोटा, एक तो आपकी भरतपुर, भरतपुर आद्र में चला गया, दौसा, ये लो साहब 4। आद्र जलवायु प्रदेश ये रहा आपकी 2। अति आद्र जलवायु प्रदेश 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है? सी। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सीकर की बात कर रहा है मित्रों। कोपेन, कोपेन रूस जर्मन वैज्ञानिक था, रूस जर्मन वैज्ञानिक।
कॉपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण सबसे पहला जो प्रस्तुत किया था 1918 के अंदर, लास्ट दिया था 1936 के अंदर। 1940 के अंदर इसकी कॉपेन साहब की क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद में एक शिष्य था जिनका नाम था गीगर पॉल। क्या नाम था आपकी, शिष्य था जिसका नाम है गीगर पॉल। और गीगर पॉल ने जो है आपके 1953 के अंदर कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को, गीगर पॉल ने 1953 के अंदर राजस्थान की जलवायु को जो है कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित कर अंतिम रूप दिया था। कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए वनस्पति को आधार मानते हुए वर्षा और तापमान को भी ध्यान में रखा। वर्षा और तापमान को क्या रखा, आपकी ध्यान में रखा। तो वर्षा और तापमान को भी ध्यान में रखा। तो सीकर जिले में कॉपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, सीकर। और मित्रों सीकर जो है राजस्थान के अंदर अर्ध शुष्क में जाएगा। किस में जाएगा, आपकी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर जाएगा तो अर्ध शुष्क के अंदर कॉपेन ने जो दिया है वो है BSHW। कॉपेन ने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला कौन सा, BWHW, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। दूसरा अर्ध शुष्क राजस्थान BSHW। तीसरा पूर्वी राजस्थान CW और दक्षिणी राजस्थान AW जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर जो है आपके कॉपेन के अनुसार किस जलवायु को, सीकर किस में चला गया, आपकी BSHW जलवायु प्रदेश के अंदर। वैसे कॉपेन ने जलवायु वर्गीकरण दिया, B का मीनिंग होता है शुष्क जलवायु प्रदेश, S का मीनिंग होता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। शुष्क है लेकिन अर्ध शुष्क है। H का मीनिंग होता है वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। और स्मॉल W का मीनिंग होता है बारिश जो होगी गर्मियों में, शीतकाल शुष्क रहेगा, इसके लिए इसका नाम क्या रखा, BSHW जलवायु प्रदेश। AW जलवायु प्रदेश दक्षिणी राजस्थान, प्रतिनिधित्व करने वाला डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा। ए का मीनिंग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। डब्ल्यू का मीनिंग बारिश जो होगी गर्मियों में, शीतकाल शुष्क रहेगा। सी जो शब्द है इसका मीनिंग है मध्यम अक्षांश से गर्म जलवायु प्रदेश अर्थात समशीतोष्णी क्षेत्र। डब्ल्यू का मीनिंग है बारिश गर्मियों में होगी, शीतकाल शुष्क रहेगा। और जी का मीनिंग है आपकी गंगा तुल्य जलवायु। और BWHW बी का मीनिंग है शुष्क जलवायु प्रदेश। साथ में कौन सा, डब्ल्यू का मीनिंग क्या है, आपके शुष्क है लेकिन कैसा है, आपकी मरुस्थल है। वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, बारिश जितनी भी होगी गर्मियों में, शीतकाल शुष्क रहेगा। लेकिन सवाल में पूछा सीकर, और सीकर किस में जाएगा, BSHW जलवायु प्रदेश में। नदी और सहायक नदी का कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, छाटना है इसमें से कौन सा आपके सुमेलित नहीं है ना, यही छाटना है। अब इसके अंदर आप देखोगे नदियां खूब सारी हैं, लेकिन यहाँ मिलान करते टाइम अपन देखते हैं सबसे पहले लोणी नदी, लोणी की सहायक नदी लीलड़ी बिल्कुल है। लीलड़ी, बांडी, गुइया, मीठड़ी, सुकड़ी, खारी, सागी, जमाई जितनी भी हैं ये सारी आपकी लोणी की सहायक नदियां हैं। यहाँ साबरमती की सहायक नदी याजम या माजम बिल्कुल है, हरिमोहन सक्सेना में याजम लिखा है ना, याजम या माजम ये आपके साबरमती की सहायक नदियां हैं। मानसी है, वाकल है, आपके जो है सेई है, वैत्रक है, हतमती है, माजम है, ये सब इसी की सहायक नदियां। मेसवा सहायक नदी मित्रों ये साबरमती की सहायक नदी है। किसकी, आपके साबरमती की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है आपके कौन सा राइट होगा मित्रों, सी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। हाँ, बनास की सहायक नदी मानसी बिल्कुल है। बनास की सहायक नदी जो है आपकी, बनास की सहायक नदी मानसी, बिल्कुल मानसी नदी है बनास की सहायक नदी। अब देखो इधर राजस्थान में एक नदी है जिसका नाम है खारी नदी। खारी जाके किस में मिलती है, आपकी बनास के अंदर। लेकिन इस खारी नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक तो है मानसी और दूसरी है नाकड़ी। भीलवाड़ा के अंदर दोनों सहायक नदियां हैं। तो मानसी नाम की सहायक नदी अरब सागर के अफवाह तंत्र में भी है, और मानसी नाम की सहायक नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में भी मिलेगी। तो बनास की सहायक नदी मानसी है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, आपके सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से पुकारते हैं, किस नाम से, आपकी अर्जुन की गंगा के नाम से पुकारते हैं मित्रों। अर्जुन की गंगा किसको बोलते हैं, बाणगंगा नदी को। किसको बोलते हैं, आपकी बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा के नाम से पुकारते हैं। रुंडित सरिता नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से, आपके रुंडित सरिता। अर्जुन की गंगा किसको बोलेंगे, आपकी बाणगंगा, या इसी नदी को क्या बोलते हैं, आपके रुंडित सरिता नाम से भी पुकारते हैं। अर्जुन के बाण से नदी को प्रकट किया, इस कारण इसको बाणगंगा अर्जुन ने चलाया था, इसलिए अर्जुन की गंगा के नाम से पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा मित्रों वो कौन सा होगा, डी होगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। बनास नदी ध्यान रखिएगा मित्रों, इसको वर्णासा, वर्णासा या इसको बोलते हैं वशिष्ठ नदी, वर्णासा या वशिष्ठ नदी नाम से। लूणी नदी जो मित्रों है इसका नाम है लवणवती नदी। क्या नाम है इसका? लवणवती नदी। इसी लूणी नदी को जो है आपके कालिदास ने, लूणी नदी को कालिदास ने अंतः सलिला, लूणी नदी को कालिदास ने क्या बोला आपकी? अंतः सलिला नाम से पुकारा था। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं चंबल नदी। इस चंबल नदी को क्या बोलते हैं मित्रों? आपकी राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु या आपकी चवणवती नदी, राजस्थान की कामधेनु या चवणवती नदी कहा जाए तो किसको बोलते हैं? चंबल को। तो अर्जुन की गंगा पूछा है, किसको बोलेंगे? आपकी बाणगंगा। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से क्या करना? आपकी मिलान करना है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिएगा एक तरफ आपकी जो है नदियां दे रखी है, नेक्स्ट आपकी त्रिवेणी संगम दे रखे हैं। कौन सी नदी का त्रिवेणी संगम राजस्थान में कहाँ बन रहा है? सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम। सोम, माही और जाखम का त्रिवेणी संगम वेणेश्वर धाम, और वेणेश्वर धाम कहाँ है? आपके डूंगरपुर। वेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर सोमाई जाखम का त्रिवेणी संगम। बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम बिगोद के अंदर, और मित्रों बिगोद कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है आपकी? भीलवाड़ा के अंदर। इधर 3 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम बिसलपुर बांध के अंदर, टोंक के अंदर बन रहा है, इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। ये रामेश्वर धाम कहाँ है? आपके सवाई माधोपुर। रामेश्वर धाम कहाँ है? आपके सवाई माधोपुर। 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ये हो गया 3, 1, 2, 4। तीन, 1, 2, 4। चलिए आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियों का सही युग्म कौन सा है? आपको इसमें से छांटना है आंतरिक अफवाह तंत्र। मित्रों राजस्थान का अफवाह तंत्र जो है 3 टाइप्स का है। राजस्थान का अफवाह तंत्र कितने टाइप्स का? 3। सबसे पहला कौन सा राजस्थान के अंदर? अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर के बाद में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और बंगाल की खाड़ी के बाद में कौन सा आएगा? आंतरिक प्रवाह का अफवाह तंत्र। राजस्थान के अंदर 17% अरब सागर का, लगभग 23% बंगाल की खाड़ी का, और 60% कौन सा होगा? आपके आंतरिक प्रवाह का अफवाह क्षेत्र है। और आंतरिक प्रवाह का मीनिंग होता है राजस्थान की वे नदियाँ जो अपना जल किसी सागर या खाड़ी में लेके नहीं जाती हैं, रेत के धोरों में, झाड़ियों में कहीं जाते जाते झील में समाप्त हो जाती है। कांतली नदी, कांतली नदी आंतरिक प्रवाह की है। मोरैन नदी नहीं है, पहला ऑप्शन कट गया। रूपारेल नदी आंतरिक प्रवाह। सागी नदी, मित्रों सागी जो नदी है ना, एक राजस्थान में सागी नदी है और एक है आपकी साबी नदी। सागी तो है लूणी की सहायक नदी, और साबी होता तो आंतरिक प्रवाह। साबी होता तो क्या होता? आंतरिक प्रवाह। अकबर बांधी नहीं बंधु नहीं रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं साबी नाम कहूं। फिर बाद में कौन से? काकनी जैसलमेर में आंतरिक प्रवाह, साबी आंतरिक प्रवाह, रूपारेल आंतरिक प्रवाह। बिल्कुल आपकी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपकी इसमें क्या होगा? सही होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी। ठीक है, रूपारेल नदी आंतरिक प्रवाह की है। ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी की, मेष बंगाल की खाड़ी की नदी है। निम्नलिखित में से वह नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो सांबर? मित्रों सांबर झील में जल गिराने वाली नदियां यदि अपन पूछें तो मुख्य रूप से मेंथा, रूपनगढ़, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। मुख्य रूप से 4 नदियां मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, ये आपकी जो है सांबर में जल गिराती हैं। अनास नदी जो है सांबर में नहीं जाती है मित्रों। अनास नदी जो माही नदी की सहायक नदी है बांसवाड़ा के अंदर। पार्वती नदी ये चंबल की सहायक नदी है। रूपनगढ़ नदी बिल्कुल इस रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है ना, प्रधान पीठ कौन सी है आपकी? सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद इसी के किनारे। ये मेघना नहीं है, मेंथा ही है, ये मेंथा नदी है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4, 3 और 4 किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर।
ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी। और आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। राजस्थान के अंदर कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, कौन सी लेक राजस्थान के अंदर कहाँ स्थित है? सबसे पहले बात करें नौलखा, नौलखा झील कहाँ है आपकी? बूंदी के अंदर, 3 हो जाएगा। गढ़सीसर कहाँ है? जैसलमेर के अंदर, 4 हो जाएगा। गजनेर झील कहाँ है? बीकानेर के अंदर, 2 हो जाएगा। गैप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर। और ध्यान रखना गैप सागर जो झील है, गैप सागर जो झील है इसको एडवर्ड सागर बांध, किस नाम से? आपकी एडवर्ड सागर बांध के नाम से पुकारते हैं। इसी के किनारे जो है आपकी कालीबाई का स्मारक बना है। किसका? आपकी कालीबाई का स्मारक। तो कालीबाई का स्मारक बना है। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण के नाम से भी पुकारते हैं। ऑप्शन में 3 4 2 1, 3 4 2 1 और किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? मृदा संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण करना है, तो संरक्षण करना है तो क्या करना होगा? वृक्षारोपण, बिल्कुल करेंगे तो मृदा संरक्षण होगा। अतिचारण से मृदा का शरण होगा, संरक्षण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा? आपकी बी। मृदा संरक्षण अतिचारण से नहीं होगा, मृदाचारण वृक्षारोपण करना होगा, फसल चक्रीकरण कर सकते हैं, समोच्च रेखीय कृषि कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा जो कृषि होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपकी असुमेलित छांटना था, और असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की मिट्टियों का टॉपिक इसमें से सवाल है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना? आपने मिलान करना है। एक तरफ मिट्टी दे रखी है, दूसरी तरफ जो है डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। ये मिट्टियों का जो सवाल है मित्रों, राजस्थान के कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है मिट्टियों का, कृषि विभाग राजस्थान सरकार ने राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों के अंदर बांटा है। उसके अंदर सबसे पहला रेवेरिना मिट्टी और साइरोजेक्स मिट्टी। रेवेरिना और साइरोजेक्स कहाँ है? राजस्थान के अंदर गंगानगर के अंदर पाई जाती है। जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के अंदर बीकानेर के अंदर पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी राजस्थान के अंदर उदयपुर और कोटा के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। लाल लोमी मिट्टी डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और लाल लोमी मिट्टी मित्रों सामान्य वर्गीकरण के अंदर भी मिलेगी। लाल लोमी मिट्टी, और लाल लोमी जो मिट्टी है इसके अंदर केवल लोहांश होता है, बाकी सभी पोषक तत्वों का अभाव होता है। इस लाल लोमी मिट्टी को मित्रों ध्यान रखिएगा, इसको लैटेराइट मृदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैटेराइट मृदा, या छिछली या अपरिपक्व मृदा के नाम से पुकारे तो भी कौन सी आपके? लाल लोमी मिट्टी। 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिख रहा है। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू बी। राजस्थान के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण के अनुसार नवीन जलोढ़ मृदा किस जिले में पाई जाती है? मित्रों सवाल पूछा राजस्थान के अंदर नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये भी कृषि विभाग का जो वर्गीकरण ऊपर लिखा है कृषि विभाग के वर्गीकरण के अंदर मित्रों ध्यान रखना, एक तो नवीन जलोढ़ मिट्टी और एक राजस्थान में नवीन भूरी मिट्टी। नवीन भूरी मिट्टी मित्रों, नवीन भूरी मिट्टी राजस्थान के अंदर वो है अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर, अजमेर भीलवाड़ा के अंदर। और नवीन जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इन क्षेत्रों के अंदर। तो ऑप्शन के अंदर यहाँ पर जो है भीलवाड़ा इसके अंदर राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा ठीक है। अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर यहाँ पर जो है कौन सी मिट्टी है आपकी? नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपकी? बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इसमें से आपको असंगत युग्म को छांटना है। एक तरफ संरक्षित क्षेत्र दे रखा है और दूसरी तरफ आपके जो इसमें दे रखा है आपके वो डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के अंदर कहाँ पर आपके स्थित है? मित्रों इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, सबसे पहला जो दिख रहा है जोहड़बीड़ गाडेवाड़, ये आपके बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल आपके सही है। सेकंड आपकी जो सुंदा माता जालोर के अंदर, वाड़ा खेड़ा आपके सिरोही के अंदर, और बांज आमली कहाँ है आपकी? भीलवाड़ा। यहाँ पर बांज आमली भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में नहीं है। यहाँ पर आपके जो है बांज आमली 12 के अंदर आपको मिलेगा, और हमीरगढ़ जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ये तो अब संरक्षित क्षेत्र है, लिस्ट है। बांज आमली कहाँ है आपकी? 12 के अंदर है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपकी?
डी होगा। जोहड़बीड़ गाडेवाड़ा बीकानेर सही है। सोना माता भालू कंजर्वेशन रिजर्व है। सोना माता ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा भालू संरक्षित क्षेत्र, भालू संरक्षित क्षेत्र। तो भालू संरक्षित क्षेत्र कहाँ है आपके? सोना माता जालोर के अंदर, वाड़ाखेड़ा सिरोही के अंदर, बांजामली बारा में है, भीलवाड़ा में नहीं है। राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना, राजस्थान की मित्रों, राजस्थान में टाइगर रिजर्व की बात करोगे तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व 5 हो गए। राजस्थान में टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व की संख्या अब कितनी हो गई आपकी? 5 हो गई। सबसे पहला कौन सा? रणथंभौर। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा आपकी राजस्थान के अंदर? सरिस्का टाइगर रिजर्व। तीसरा कौन सा आपकी? मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। कौन सा आपकी? मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। चौथा है आपके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और पांचवा है मित्रों धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व की संख्या राजस्थान में कितनी हो गई? 5 हो गई। तो चौथी बाघ परियोजना पूछा है, ये आपकी सीरीज वाइज मैंने लिखा है। 1973 के अंदर, सरिस्का को मिला था 1978 के अंदर, इसको मिला 2013 के अंदर, इसको 2023 के अंदर, इसको 2022 के अंदर। ठीक है ना। तो इसके अंदर चौथी बाघ परियोजना, और चौथी बाघ परियोजना जो है कौन सी हो गई? ऑप्शन नंबर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। कौन सा आपकी? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व है, चौथी बाघ परियोजना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ए। राजस्थान में सज्जनगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन कब किया गया? अच्छा सवाल है मित्रों। राजस्थान में अब आपकी जो है जैविक उद्यान राजस्थान में 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे आपकी? 6 आपके जैविक उद्यान हमारे राजस्थान के अंदर होंगे। राजस्थान के अंदर आपके जो है सबसे पहले सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, इसको जैविक उद्यान का दर्जा मिला था 2015 के अंदर, 12 अप्रैल 2015। उसके बाद में अपन 12 अप्रैल 2015। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? बी होगा। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू बी। और राजस्थान के अंदर आपके जो है जैविक उद्यान की बात करोगे तो जैविक उद्यान राजस्थान के अंदर सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचिया सफारी पार्क, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, नाहरगढ़, अपने जो है सज्जनगढ़ हो गया पहला, फिर नाहरगढ़, माचिया सफारी पार्क, और एक और है राजस्थान के अंदर, वो आपके अभी लेटेस्ट ही बना है जिसका नाम है आपके अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। कोटा के अंदर आपके जो है बना है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, अबेड़ा जैविक उद्यान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? बी। रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है? मित्रों रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य वर्तमान लोकेशन देखें, पहले तो अजमेर, पाली, राजसमंद में था, लेकिन अब कौन सा हो जाएगा आपकी? ब्यावर, पाली और राजसमंद। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए। रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य जो है मित्रों ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर नामकरण है। कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर नामकरण, कर्नल जेम्स टॉड के नाम पे इसका नामकरण हुआ। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों में स्थित है, जो 3 संभागों में, कितने संभाग में आपके? एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों में स्थित है, वो कौन सा आपके? रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य है। और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, ये आपके जो है जरख के लिए, रीछ और जरख के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? आपकी रीछ और जरख के लिए प्रसिद्ध आपकी जो अभ्यारण्य पूछे, कौन सा अभ्यारण्य? रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य है। तो राजस्थान के अंदर देखो 3 संभागों के अंदर, ब्यावर अजमेर संभाग के अंदर, पाली संभाग में, राजसमंद उदयपुर संभाग में। एक राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो कितने संभागों में है? 3 संभागों में। कौन सा आपके? रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य, जिसका नामकरण जो है आपके क्या कहते हैं ना अपने कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर हुआ। भीलवाड़ा का शुभंकर पूछ रहा है मित्रों, भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर, धौलपुर का शुभंकर पंछीड़ा, बीकानेर का भट्ट तीतर, झालावाड़ का गागरोनी तोता,
झालावाड़ का कौन सा आपकी गागरोनी तोता। तो ये आपकी क्या है शुभंकर है। पंछीड़ा की बात करा मित्रों, पंछीड़ा जो शुभंकर है वो कहाँ का आपकी धौलपुर का है। राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट और 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट के शुभंकर, जैसे हमारे जोधपुर का शुभंकर क्या है कुर्जा, जोधपुर क्या है आपकी कुर्जा। जैसलमेर की बात करोगे तो जैसलमेर का है आपके गोडावण, बाड़मेर का है आपके मरु लोमड़ी लौकी, जालोर का जाओगे तो आगे आपके जो है भालू, सिरोही का आपकी जंगली मुर्गा, डूंगरपुर उदयपुर का कब्र बीजू, डूंगरपुर का जंगली धोक, बांसवाड़ा का जल पीपी। इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में शुभंकर है। प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितने हैं मित्रों। राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र हैं 32,921 वर्ग किलोमीटर अब हो चुके हैं। 23,023-24 की बात कर रहा है, 32,921 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान के अंदर 9.61% है। पिछले डाटा के अंदर 9.60 थे, इस बार इजाफा हुआ 9.61 हो गए। 32,921 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में क्या है प्रतिवेदित प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार अभिलेखित वन क्षेत्र है। उसके बाद राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष की पत्तियों का उपयोग किसमें होता है आपकी बीड़ी बनाने के अंदर। मित्रों ध्यान रखना, तेंदु वृक्ष की जो पत्तियां हैं तेंदु वृक्ष की पत्तियां, इससे क्या बनी जाती है आपकी बीड़ी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा ए। तेंदु वृक्ष की पत्तियों से क्या बनाई जाती है बीड़ी। राजस्थान में तेंदु वृक्ष सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है आपके बांसवाड़ा के अंदर। तेंदु का जो फल लगता है इसको बोलते हैं टिमरू। क्या बोलते हैं इसको टिमरू बोलते हैं। और टिमरू, इसी टिमरू को बोलते हैं वागड़ का चीकू। टिमरू को क्या बोलते हैं आपके वागड़ का चीकू नाम से। और तेंदु वृक्ष की पत्तियों से आपके क्या बनती है बीड़ी बनती है। क्या बनती है आपकी बीड़ी बनती है। तेंदु वृक्ष की लकड़ी सबसे ब्लैक कलर की होती है। राजस्थान के अंदर तेंदु पत्ते का राष्ट्रीयकरण, तेंदु पत्ते का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ 1974 के अंदर। इसके बाद तेंदु पत्ते का व्यापार जो है केवल और केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर अपन को दिख रहा पलास। पलास को बोलते हैं मित्रों जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला नाम से। महुआ जो वृक्ष है, इस महुआ वृक्ष को बोलते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष। आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाए, आदिवासियों कल्प वृक्ष कहा जाए तो किसको बोलते हैं आपके महुआ। सालरिया साल जो वन है, सालरिया साल, ये आपके माचिस निर्माण के अंदर, माचिस निर्माण है ना, माचिस निर्माण, पैकिंग सामग्री, माचिस निर्माण, पैकिंग सामग्री और गोंद का सबसे उत्तम स्रोत यदि है तो कौन से वन है आपकी सालर वन है। चलो बीड़ी बनाई जाती है किससे आपके तेंदु वृक्ष की पत्तियों से क्या बनाई जाती है बीड़ी। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र की बात करें, वैसे प्रशासनिक वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र ISFR रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, राजस्थान में झाड़ी क्षेत्र, झाड़ी क्षेत्र कितना है आपके 4,808.51 वर्ग किलोमीटर, जो 1.41% है। इसके अंदर भी वृद्धि काफ़ी ठीक हुई थी। झाड़ी क्षेत्र में 48.51 वर्ग किलोमीटर की क्या है 2 सालों के अंदर वृद्धि है 19वीं रिपोर्ट की तुलना में 20वीं रिपोर्ट के दौरान। ठीक है ना, सॉरी 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में ये 17वीं वन रिपोर्ट थी, माफी चाहता हूँ। ये कौन सी रिपोर्ट थी 17वीं ISFR रिपोर्ट थी। इसके अनुसार राजस्थान में सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र वाला डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सा आपकी पाली है, और न्यूनतम पूछा होता तो हनुमानगढ़ होता। इसका ऑप्शन नंबर जो राइट होगा मित्रों वो कौन सा होगा ए। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है पाली, करौली और जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपकी ए। और आगे बढ़ते हैं। नागौरी नस्ल की उत्पत्ति किस गांव से हुई है। नागौरी मित्रों गोवंश के अंदर बैल की नस्ल है। किसकी आपके नागौरी बैल हल जोतने बोझा ढोने हेतु पूरे देश के अंदर आपके प्रसिद्ध है। आपके बैल प्रतियोगिता के अंदर सबसे फास्ट भागने वाला बैल कौन सा था नागौरी बैल। नागौरी की उत्पत्ति जो है मित्रों ध्यान रखिएगा सोहालक या सोहालक क्षेत्र, एक ही बात है, सोहालक या सोहालक, स्वालक या सावलक क्षेत्र कहाँ है आपके नागौर के अंदर, यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो नागौरी नस्ल की उत्पत्ति कहाँ से सुहालक क्षेत्र से मानी जाती है।
सुहालक क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति है। नागौरी नस्ल की उत्पत्ति सुहालक क्षेत्र से, और इसका राजस्थान के अंदर मित्रों ध्यान रखिएगा प्रजनन केंद्र, किसकी बात कर रहा हूँ, नागौरी नस्ल का, वो कहाँ है आपके नोखा, और नोखा कहाँ है मित्रों आपके बीकानेर के अंदर, और ये नस्ल राजस्थान में बीकानेर, नागौर, जोधपुर इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो राइट होगा मित्रों वो कौन सा होगा, सुहालक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सही जवाब कौन सा हो गया, डी। और आगे बढ़ते हैं, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मैरिनो कहा जाता है। मित्रों मैरिनो की बात करें तो मैरिनो है चौकला, किस भेड़ को बोलते हैं आपकी, चौकला भेड़ को राजस्थान की मैरिनो, चौकला भेड़ को राजस्थान की मैरिनो। तो राजस्थान की मैरिनो कहा जाए, राजस्थान के भारत की मैरिनो, इसको भारत की मैरिनो भी बोलते हैं, भारत की मैरिनो, भारत की मैरिनो नाम से ये सर्वश्रेष्ठ ऊन देती हैं, सर्वश्रेष्ठ ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है आपकी, चौकला है, सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है, भारत की मैरिनो है। वैसे मैरिनो जो भेड़ है ना मित्रों ध्यान रखिएगा, ये भेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, मैरिनो भेड़ कहाँ पाई जाती है आपकी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल पूछे तो कौन सी आपकी मैरिनो है। तो भारत की मैरिनो किसको बोलते हैं, चौकला, सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है। और साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा ये राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो है ना शेखावटी क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा चौकला भेड़ कहाँ है आपके, शेखावटी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। सोनारी भेड़ मित्रों ध्यान रखिएगा, सोनारी भेड़ के कान बहुत लंबे होते हैं, चरते समय जमीन को छूते हैं, इस कारण इसको जो है चनोथर नाम से पुकारते हैं, किस नाम से आपके चनोथर नाम से पुकारते हैं। खेरी भेड़ जोधपुर, पाली, नागौर के अंदर। मगरा जो भेड़ है मित्रों ध्यान रखिएगा, इस मगरा भेड़ को बीकानेरी चौकला, मगरा भेड़ को क्या बोलते हैं आपके, बीकानेरी चौकला, या फिर जो है इसको चक्री नाम से जाना जाता है। मगरा भेड़ को बीकानेरी चौकला या चक्री नाम से पुकारते हैं। अपन और आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट को किससे मिलान करना, सूची सेकंड से मिलान करना है, कीजिएगा मिलान। राठी, एक तरफ गाय की नस्लें दे रखी हैं, गाय मतलब पशु की नस्लें, ज्यादातर मुझे गाय की दिख रही है, एक भैंस की है। सबसे पहले राठी गाय, राठी गाय राजस्थान के अंदर बीकानेर में सबसे ज्यादा, और इस राठी गाय को मित्रों ध्यान रखिएगा बोलते हैं राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहा जाए तो किसको बोलते हैं, राठी गाय को। राठी गाय राजस्थान की कामधेनु, ये गाय जो है आपने जो लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र होगा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, 2 हो जाएगा इधर। रथ राजस्थान के अलवर में, पूर्वी राजस्थान 3। मालवी दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मालवी गाय की नस्ल है, मालवा से लगा हुआ राजस्थान का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। कांकरेज गाय की नस्ल, ये राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम, 4 हो जाएगा इधर। कांकरेज जो है क्या कहते हैं, बड़े बड़े सींग वाली व्हाइट ब्लैक का मिश्रण होता है। बाड़मेर, जालोर, पाली, सांचौर इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा। तो कांकरेज दक्षिण पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसमें दिख रहा है आपकी, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, चलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। राजस्थान का पशु संपदा की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। मित्रों पशु संपदा की दृष्टि से आप स्थान देखोगे, अभी जो 20वीं पशु गणना है, कौन सी पशु गणना, 20वीं पशु गणना, और 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु संपदा की दृष्टि से यूपी के बाद हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है, आपके दूसरा स्थान है। हमारे राजस्थान के अंदर 568.01 लाख, 568.01 लाख राजस्थान में क्या है आपके पशु है ना, 568.01 लाख टोटल राजस्थान में पशुओं के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा बकरियां। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देश में जितने भी पशु हैं उसका 10.60% हमारे राजस्थान में है ना, 10.60% का राजस्थान। राजस्थान में जितना भी पशु है उसका 36.6% राजस्थान में बकरियां हैं। बकरियों के बाद राजस्थान में सेकंड स्थान पे गोवंश है, राजस्थान में 24.4% राजस्थान में गोवंश है। उसके गोवंश के बाद राजस्थान में भैंस है, ये भी राजस्थान में 24.1% है। और भैंस के बाद राजस्थान में क्या है आपकी भेड़ है, राजस्थान में क्या आपकी भेड़, 13.9% राजस्थान में क्या मिलेगी, भेड़ें मिलेगी। तो ऑप्शन पशु संपदा की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है राजस्थान का, मित्रों कौन सा स्थान है आपकी दूसरा।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सूची फर्स्ट को राजस्थान की जनगणना 2011 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। करो विचार, ढंग से विचार करते हैं। राजस्थान का जनगणना 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, सही है। राजस्थान का जनगणना तो कितना है, 200 है, ठीक है ना। सर्वाधिक जनगणना तो जयपुर का है, भरतपुर, दौसा, अलवर का है। न्यूनतम जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर का है, ठीक है, 200 है। बाड़मेर में दशकीय वृद्धि दर 32.5%, बिल्कुल सही है। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर, राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर 32.5%। दशकीय वृद्धि दर राजस्थान की बात करें 21.31%। सर्वाधिक रही थी आपकी बाड़मेर की 32.5%। न्यूनतम रही थी गंगानगर केवल और केवल 10%, ठीक है। तो यहाँ पर सही है। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुपात, बिल्कुल राजस्थान के अंदर एससी, राजस्थान में एससी की बात करोगे तो राजस्थान में एससी कितने हैं, 17.83% है, 08 नहीं 83% है। और राजस्थान में अपन एसटी की बात करेंगे, एसटी अनुसूचित जनजाति की बात करोगे 13.5% है राजस्थान के अंदर, ठीक है। गलत हो रहा थर्ड ऑप्शन। राजस्थान में सर्वाधिक, भाई यहाँ पर कितना दे रखा, 17.08 है ना, एक्चुअल में 17.83 है डाटा। फिर कह रहा है राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कोटा जिले में बढ़ा। राजस्थान के अंदर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कोटा में नहीं है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वो है आपके डूंगरपुर के अंदर, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत राजस्थान के अंदर वो कोटा के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कोटा, बिल्कुल सरासरी खोटा है। अब ऑप्शन मिलान करो, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 तो दिख रहा है। 1, 2, 3 जो है ना, 3 प्रॉपर रूप से राइट नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ऑप्शन जैसा होता है उसके अनुसार ही अपन को आगे बढ़ना होता है। तो देखते हैं इसके अंदर आपके जो है 3 को अपन थोड़ा सा सही करके, या तो ऑप्शन सही कर देते हैं या फिर आपके 3 को सही कर देते हैं, जैसा भी है अपन देख लेते हैं, है ना। 17.08 की जगह अपन 83 करके ऑप्शन सही कर सकते हैं, या फिर इधर से हटा सकते हैं। %17.83 है प्रतिशत, ठीक है। ऐसी कंडीशन में फिर क्या हो जाएगा, 3 राइट हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगी आपकी, सी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू सी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से। मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान की साक्षरता कितनी है, राजस्थान की साक्षरता कितनी है, राजस्थान की साक्षरता 66.1%। कितनी है, 66.1%। राजस्थान की साक्षरता में साथ साथ में ध्यान रखिएगा, पुरुष साक्षरता 79.2%। राजस्थान की महिला साक्षरता, राजस्थान की महिला साक्षरता कितनी है आपकी, 52.1%। पुरुष साक्षरता 79.2%, महिला है 52.1%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला राजस्थान पूछे तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर है। तो इसके अंदर ऑप्शन के कौन सा दिख रहा है, सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये लो सर, कौन सा राइट होगी आपकी, सी। सीकर कोटा नहीं, झुंझुनू जयपुर नहीं, कोटा और जयपुर होगा। पहले स्थान पे कौन सा कोटा और दूसरे स्थान पे कौन सा है, जयपुर है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे बढ़ो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है। राजस्थान के अंदर न्यूनतम
जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत वाले दशकीय वृद्धि दर की बात कर रहा है। राजस्थान के अंदर न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? चलिए देखते हैं राजस्थान की, अभी पीछे ऐसा सवाल था वैसे। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर कितनी थी आपकी? 21.31%। अब दशकीय वृद्धि दर आप सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ बढ़ी थी? बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के बाद कौन सा था आपकी? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद कौन सा है आपकी? जोधपुर। बीच बीच में टांग फंसा रहा है बांसवाड़ा के, हम भी बढ़ाएंगे साहब। चौथे स्थान पे बांसवाड़ा था। क्लियर सबके? लेकिन न्यूनतम की बात करें, सवाल में क्या पूछा अपन को? न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला, न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर गंगानगर, केवल 10% बढ़ा पाए। गंगानगर के बाद दूसरा कौन सा? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद कौन सा? पाली। पाली के बाद कौन सा? बूंदी। क्लियर सबके? तो राजस्थान में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? डी। कौन सा हो जाएगा आपके? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान न्यूनतम लिंगानुपात वाले डिस्ट्रिक्ट का सहयोग में छांटिए। मैं तो राजस्थान के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे पहले अपन बात करें राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात, और लिंगानुपात का मीनिंग क्या होता है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928 है। और लिंगानुपात में साथ साथ में ध्यान रखिएगा, राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना? 933 है। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात की बात करें 914 है। उसके बाद में राजस्थान का शिशु लिंगानुपात की बात करें 888 है। राजस्थान में एससी का लिंगानुपात बात करेंगे 923 है। राजस्थान में एसटी का लिंगानुपात 948 है। क्लियर सबके? ये तो बात हो गई लिंगानुपात की, लेकिन ये कह रहा सर्वाधिक लिंगानुपात। मित्रों राजस्थान में, सॉरी यहाँ न्यूनतम पूछा ना, सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे वो है आपके डूंगरपुर। लेकिन बात यदि न्यूनतम की करें, राजस्थान में सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर के अंदर। मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा दक्षिणी राजस्थान में और सबसे कम मिलेगा पूर्वी राजस्थान। लेकिन कम में बात करोगे सबसे पूर्वी के अंदर धौलपुर, फिर सीधा कूदना अपने पश्चिम के अंदर जैसलमेर, फिर पूर्व के अंदर वापस आना है। और पूर्व में वापस आओगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगा करौली, और करौली के बाद कौन सा रहेगा? आपके भरतपुर। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में जो मुझे राइट दिख रहा है वो कौन सा होगा? धौलपुर और जैसलमेर। धौलपुर का 846 है, जैसलमेर का 852 है। ठीक है, चलिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगी? आपकी बी। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम खनन क्षेत्र जैसलमेर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन से पेट्रोलियम खनन क्षेत्र जैसलमेर में स्थित है? अब देखो इसमें जैसलमेर में कौन कौन सा है ना? जैसलमेर तनोट और डांडे वाला बिल्कुल आपके जैसलमेर में है। बकरी वाला, चिमनी वाला, ये भी सारे कहाँ हैं? आपके जैसलमेर के अंदर। भाग्यम, शक्ति, ये आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन में है। कहाँ है? आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर आपको मिलेंगे। और उसके बाद में जो है आपके घोटारू विस्तार, जहाँ पर सबसे पहला हीलियम का जो भंडार मिला था वो घोटारू के अंदर। तो पहला जैसलमेर, ये भी जैसलमेर, ये जैसलमेर, ये कहाँ है? आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर। कहाँ मिलेंगे आपको? बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर के अंदर। 1, 2 और 4 किस में दिख रहा है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? आपकी सी। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? आपकी सी होगा। और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खनिज उत्पादन में देश का एकमात्र राज्य राजस्थान है? ऐसा कौन सा खनिज है जिसके प्रोडक्शन में राजस्थान एकाधिकार रखता है? यानी 100, यहाँ क्या कह रहा है? एकमात्र राज्य, यानी कि 100% वाले राजस्थान के अंदर। वैसे आप देखोगे तो एक तो वॉलस्टोनाइट है, एक कौन सा? आपके वॉलस्टोनाइट है। अब देखो इसके अंदर फेल्सपार की बात करेंगे, फेल्सपार की अपन बात करेंगे तो फेल्सपार तो राजस्थान के अंदर लगभग 96%। सेलेनाइट, हाँ सेलेनाइट 100% है, वॉलस्टोनाइट है, लेकिन फेल्सपार नहीं है। ऑप्शन कट गया। सीसा जस्ता, अब देखो सीसा जस्ता अपन यहाँ पर अपन इसको सेट कर सकते हैं, बाकी सीसा जस्ता 100% नहीं है। सीसा जस्ता आपके 100% राजस्थान में नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपके जो है वॉल क्ले नहीं है, सेलेनाइट है राजस्थान में। वॉलस्टोनाइट 100% वाले आप बात करोगे ना, तो एक तो है वॉलस्टोनाइट, जो वॉलस्टोनाइट, और दूसरा राजस्थान में निकलता है वो मित्रों है आपके जास्पर।
वॉलस्टोनाइट और दूसरा कौन सा आपकी जास्पर है जो 100% राजस्थान में निकलता है। तीसरा सेलेनाइट है। तो अपन ऐसा करते हैं कि ऑप्शन में जो है अपन सीसा जस्ता ऑप्शन में रखते ही नहीं है। सीसा जस्ता की मैं थोड़ी सी अभी बता देता हूँ सीसा जस्ता के बारे में। सीसा जस्ता जो है राजस्थान के अंदर सीसा जस्ता, अब इसका अपन राइट कर देंगे ऑप्शन नंबर वॉलस्टोनाइट और सेलेनाइट। राइट कौन सा होगी आपकी ऑप्शन नंबर राइट इज इक्वल टू सी। अब देखो इसमें सी तो राइट हो गया और ठीक बात है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ऑप्शन में आपको सीसा जस्ता दिख रहा था, सीसा और जस्ता। मित्रों सीसा जस्ता की बात करोगे राजस्थान में सीसा उत्पादन का 80%, सीसा प्रोडक्शन का 80%, जस्ता उत्पादन का 90%। अर्थात अपन कह सकते हैं सीसा जस्ता उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान का क्या है आपकी एकाधिकार है, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शन में जो ये फेल्सपार दिख रहा था ना, फेल्सपार की स्थिति ये है कि राजस्थान मकरेड़ा में निकलता है। पूरे भारत में जितना भी निकलता है, भारत में फेल्सपार प्रोडक्शन का 67% हमारे राजस्थान से निकलता है और राजस्थान में जितना निकलता है उसका 96% जो है मकरेड़ा से निकलता है। मकरेड़ा कहाँ है आपके अजमेर के अंदर है। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन इसलिए मैंने काट दिया क्योंकि 100% राजस्थान के अंदर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी है। यहाँ सीसा जस्ता जो लिखा हुआ था ना, सीसा जस्ता, शीशे का 80%, जस्ते का 90% राजस्थान से, तो एकाधिकार वाले कह सकते हैं, लेकिन एकमात्र राज्य नहीं कह सकते हैं, है ना, एकाधिकार वाले। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अब इसमें राइट कर देते हैं। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। सबसे पहला ऑप्शन के अंदर खनिज दिख रहा है, खनिज कौन सा आपकी मैग्नीज। मैग्नीज राजस्थान के अंदर अल्प मात्रा में निकलने वाला खनिज है, लेकिन मैग्नीज जो राजस्थान के अंदर निकलता है बांसवाड़ा के अंदर, लीलवानी, कालाखुड, कासला, तमेसरा, सिवोनिया, ये सारी जगह राजस्थान के अंदर वहां से क्या निकलता है मैग्नीज निकलता है। बात सीसा जस्ता की करें मित्रों, तो सीसा जस्ता राजस्थान के अंदर आपके जो निकलता है वो आपके रामपुरा अगुचा, राजपुरा दरीबा, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, गुड़ा किशोरीदास, ये जो जगह है यहाँ से आपकी सीसा जस्ता राजस्थान से निकलता है। अब इसके अंदर देखो मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज राजस्थान में डेगाना तो टंगस्टन निकलता है। चलो इसको मिलान कर देते हैं। डेगाना के अंदर टंगस्टन 1 नंबर। लो क्या बात है, सीधा ही राइट हो रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, डायरेक्ट ही राइट हो गया, कुछ सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। 4 में कहीं एक है ही नहीं। ये लो साहब मिलान कर लिया। टंगस्टन राजस्थान के अंदर आपने जो है डेगाना के निकट भाकरी गांव की रेवत पहाड़ी वहां से निकलता है। नाना कराब पाली के अंदर भंडार है। सिरोही के अंदर आबू, वालदा, रेवदर, सालियों का बेरा वहां से निकलता है। तांबा भी राजस्थान में खेतड़ी और सिंगाणा से निकलता है। खो दरीबा अलवर से निकलता है ना। खो बीदा से चूरू से निकलता है। देवतलाई भीलवाड़ा में इसके भंडार मिले, ठीक है। तो यह होगी आपकी 2। उसके बाद में मैग्नीज राजस्थान में कहाँ से निकलता है बांसवाड़ा के अंदर, सागवा 1 हो गया, सीसा जस्ता तुर्गी 4 हो गया। 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर किस में हो रहा है ए। चलो राजस्थान में जनकपुरा सरवाड़ खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। जनकपुरा और सरवाड़, जनकपुरा और कुशालपुरा, यहाँ से राजस्थान में तांबड़ा निकलता है। क्या निकलता है आपकी तांबड़ा, राजस्थान में यहाँ से तांबड़ा निकलता है। इसी तांबड़े को फिरोजा, लालमणि, रक्तमणि, फिरोजा, लालमणि, रक्तमणि, या इसको गार्नेट नाम से पुकारते हैं। किस नाम से आपकी गार्नेट नाम से पुकारते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़े। फिरोजा, लालमणि, रक्तमणि, गार्नेट आदि नामों से किसको पुकारते हैं आपकी तांबड़ा को पुकारते हैं। तांबड़ा राजस्थान में कहाँ से निकलता है टोंक से, है ना। टोंक के अंदर राजमहल, जनकपुरा और कुशालपुरा, यहाँ से क्या निकलता है राजस्थान के अंदर तांबड़ा निकलता है। और अजमेर, सरवाड़ और खरकरी, अजमेर यहाँ से भी आपके जो है निकलता है। तो तांबड़ा, फिरोजा, लालमणि, रक्तमणि, गार्नेट, ये आपके लोहा प्लस एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है जो पारदर्शी खनिज है, तोड़ने पर आर पार दिखाई देता है। नेक्स्ट पन्ने की बात करें। पन्ना हरे रंग का मखमल के समान बहुमूल्य पत्थर जिसको अंग्रेजी में एमरल्ड बोलते हैं और संस्कृत में इसको मरकत बोलते हैं, है ना। ये
पन्ना जो राजस्थान के अंदर पन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का एकाधिकार है। पन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का क्या है आपके एकाधिकार। तो पन्ना उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का एकाधिकार। राजस्थान में पन्ने का प्रोडक्शन सबसे पहले 1943 ईस्वी के अंदर काला गुमान क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपके काला गुमान क्षेत्र, राजसमंद से पन्ने का प्रोडक्शन राजस्थान में शुरू हुआ था। उसके बाद में 1952 ईस्वी के अंदर गोगुंदा और टिक्की क्षेत्र उदयपुर के अंदर, गोगुंदा एंड टिक्की क्षेत्र, यहाँ से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई। अच्छा सवाल पूछा है। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना राजस्थान के अंदर कब हुई। मित्रों राजस्थान के अंदर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना जो है वो 1956 के अंदर हुई थी। राजस्थान में पर्यटन, ये निदेशालय की बात नहीं कर रहा हूँ, निदेशालय की स्थापना तो राजस्थान के अंदर 1955 के अंदर ही हो गई थी, लेकिन राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी 1956 के अंदर। और राजस्थान पर्यटन विभाग का जो पंचवाक्य है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है आपके अतुल्य राज्य है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे आरटीडीसी की स्थापना, इसकी भी कई बार पूछ लेते हैं। राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1970, राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसकी स्थापना 1978, लेकिन इसने अपना कार्य प्रारंभ 1 अप्रैल 1979 से किया था। तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई 1955 के अंदर। और आगे बढ़े, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1989 दे रखा ना, इस समय पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। पर्यटन को किसका दर्जा आपकी उद्योग का दर्जा, ठीक है। धुआं रहित उद्योग एक समिति थी जिसका नाम मोहम्मद यूनुस समिति, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर पर्यटन को किसका दर्जा मिला था, उद्योग का दर्जा मिला। 1978 के अंदर आरटीडीसी की स्थापना है। राजस्थान के अंदर कौन सा महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव की बात करेंगे तो ऊंट महोत्सव कहाँ का है आपके बीकानेर। ऊंट महोत्सव कहाँ है आपकी बीकानेर। राजस्थान मरु महोत्सव की बात करेंगे जैसलमेर, ये हो गया 3, ये हो गया 4। थार महोत्सव की बात करेंगे बाड़मेर, ये हो गया 1। मेवाड़ महोत्सव की बात करें तो उदयपुर के अंदर 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2, यही है ना 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है मित्रों, ऑप्शन नंबर ये दिख रहा है आपकी डी के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके 3 4 1 2 3 4 1 2। ऊंट महोत्सव कहाँ का होगी आपकी बीकानेर, मरु महोत्सव कहाँ होगी आपकी जैसलमेर। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। केवलादेव गणापक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार को यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में किस वर्ष सम्मिलित किया था। मित्रों केवलादेव गणापक्षी विहार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर सम्मिलित किया था 1985 के अंदर। कब किया था आपकी 1985 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया था। इसी केवलादेव अभ्यारण्य को रामसर साइट की बात करें, रामसर साइट वैसे राजस्थान के 2 हैं। रामसर साइट के एक तो है सांबर, दूसरा केवलादेव। केवलादेव को रामसर साइट में सम्मिलित किया था 1981 के अंदर, 1981 के अंदर इसको सम्मिलित किया था। मित्रों आप इसमें देख पाओगे राजस्थान के अंदर रामसर साइट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, यूनेस्को की सूची के अंदर राजस्थान की टोटल 10 चीज़ें, कितने आपकी 10 हैं। सबसे पहले 1985 के अंदर केवलादेव गणापक्षी विहार 1, 1985 के अंदर केवलादेव गणापक्षी विहार को। फिर 2010 के अंदर 2, एक तो कालबेलिया डांस को सम्मिलित किया था राजस्थान की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, और दूसरा किया था आपके जंत्र मंत्र को 2010 के अंदर। फिर 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया, जैसलमेर दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, आपके गागरोन दुर्ग, रणथंभौर और आमेर दुर्ग को सम्मिलित किया था। 2019 के अंदर जयपुर शहर परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया, 6 और 2 8 और 2 10। ये 10 चीज़ें जिनको यूनेस्को
की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर रखा है। तो सवाल के अंदर पूछा है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर केवलादेव गणापक्षी विहार को कब डाला था आपके 1985 1985 के अंदर। सही जवाब क्या होगा इसका? बी होगा। और आगे बढ़ते हैं, खरीफ की फसल इसमें से कौन सी है? छाटना है इसमें से खरीफ की फसल। मित्रों ध्यान रखिएगा, खरीफ की जो फसल है जिसकी बुआई होती है आपके जून एंड जुलाई के अंदर, जून एंड जुलाई के अंदर जिसकी क्या होती है आपकी बुआई होती है, और जिसकी कटिंग होती है आपकी सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर क्या होनी चाहिए आपकी कटिंग। वो कौन सी फसलें आपकी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ, रबी और जायद फसलें 3 टाइप्स की हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करें ज्वार की। ज्वार की बुआई खरीफ के दौरान होती है। जौ की जो फसल है रबी की फसल के दौरान आपकी जो है इसकी बुआई होती है। मक्का जो है मक्का आपकी खरीफ की फसल है। बाजरा भी खरीफ की फसल है। 1, 3 और 4 किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपकी? डी। करेक्ट आंसर इज इक्वल टू डी, 1, 3 और 4। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी है आपके? 10 है। कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में कितने हैं? 10 हैं। और सबसे बड़े की बात करोगे, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, और सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश वो है आपकी फर्स्ट सी। कौन सा आपकी? फर्स्ट सी है, जिसका नाम है उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश। और सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश पूछे तो मित्रों ध्यान रखिएगा 4th बी, और 4th बी का नाम है आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्या नाम है आपके? आर्द्र दक्षिणी मैदान। इसमें डिस्ट्रिक्ट आएगा सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। आर्द्र दक्षिणी मैदान, देखो शुष्क पश्चिमी मैदान इसका कोड है फर्स्ट ए। आर्द्र दक्षिणी मैदान इसका कोड है 4th बी। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान इसका कोड है 3rd ए। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान इसका कोड है आपके 5th ए। क्लियर सबके? इसके अंदर आपकी जो सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है। कौन सा आपकी? ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान। सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपकी? बी। कौन सा होगा आपकी? सही जवाब इसका बी हो जाएगा। तो सबसे छोटा आपकी 4th बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, और सबसे बड़ा फर्स्ट सी, और फर्स्ट सी का नाम क्या है आपके? उच्च शुष्क सीमित सिंचित प्रदेश। क्लियर सबके? ये राजस्थान के अंदर मित्रों हमारे कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश टोटल कितने हैं आपके? 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो 10 में सबसे बड़ा फर्स्ट सी और सबसे छोटा 4th बी हो गया। ये मित्रों हमारे राजस्थान ज्योग्राफी के 50 सवाल थे जो रिट के अंदर उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत आपके सार्थक सिद्ध होने वाले हैं, एग्जाम के अंदर बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। चलिएगा, आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।